बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस वाले के इस तरह चलाने पर बस में बैठे सारे देहातियों ने घबरा कर यूँ पलट के मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई जंगली भैंसा घुस आया हूँ। कुछ ही देर में मेरे इर्द गिर्द कई सिपाही बंदूक के ताने खड़े थे। मुझे बस से उतार कर सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया, मगर मैंने एक बात महसूस की कि पुलिस वाले मेरे करीब आने से कतरा रहे थे और मेरी हर जुम्बश पर उनकी मुसलसल और कड़ी नज़रें जमी हुई थी। उन्होंने इंतहाई सख्ती से मुझे हाथ फ़ज़ा में बुलंद करके खड़े रहने का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद उनका एक अफसर सरकारी जीप में वहाँ नमूदार हुआ और उसने बस के ड्राइवर और मुसाफिरों के नाम पते नोट करने के बाद बस को जाने की इजाज़त दे दी। फिर वो मेरी तरफ मतवज्जो हुआ। उसके कांधों पर सजे फूल बता रहे थे कि वो इंस्पेक्टर है। उसके मातहतों ने उसे ज़ोरदार सलामी दी और फिर कुछ खुसर फुसर की। इंस्पेक्टर ने सर से पांव तक मुझे कई बार गौर से देखा और अपने मातहतों से पूछा, इसकी तलाशी ली है? नहीं साहब जी, हम जहाँ जाने वाले आले का इंतज़ार कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने गुस्से से उन्हें झाड़ा। ओए, इस वीराने में बारूद को जांचने वाला आला तुम्हारा मामा लेकर आएगा? वैसे क्या तुम लोगों को यकीन है कि ये वही खुदकुश है जिसकी मुंजरी हुई थी? साहब जी, हुलिया तो बिल्कुल वैसा ही है। वही लंबे बाल, घनी लटों जैसी बड़ी दाढ़ी, सुर्ख आँखें, मलंग का भेस। ये तस्वीर देखिए ज़रा। सब इंस्पेक्टर ने जेब से एक सादा कागज़ पर बना खाका निकाल कर इंस्पेक्टर को दिखाया। उनकी बातों से मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि इंस्पेक्टर इलाके का थानेदार है और वो किसी खुदकुश की तलाश में यहाँ नाकल गए बैठे थे। मेरे हाथ हवा में खड़े खड़े अकड़ने लगे तो मैंने थानेदार को पहली बार मुखातिब किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने हाथ नीचे कर लूं। मैं एक फ़कीर हूँ, रियासतपुर से आ रहा हूँ। आप चाहें तो तस्दीक करवा लें, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो सारे यूँ उछल पड़े जैसे मैंने वाकई कोई खुदकुश धमाका कर दिया हो। थानेदार मेरी बात से ज़्यादा मेरे लहजे और सुकून भरे अंदाज से परेशान हो गया था। उसने मुझे कमीज़ उतारने का कहा। मैंने अपना फटा पुराना झोला उतार कर एक जानब फेंक दिया। कुछ देर तक वो सारे दूर खड़े मेरा जायज़ा लेते रहे। फिर थानेदार के इशारे पर एक सिपाही ने मुस्तैदी से आगे बढ़कर मेरी मुश्कें कस दी और मैं पूरी तरह जामा तलाशी लेने के बाद उसने ऐलान कर दिया, नहीं साहब जी, ये बंदा तो नहत्ता है। थानेदार समेत सब ने इत्मीनान का सांस लिया और मेरे हाथ खोल दिए। मेरे थैले में उन्हें सिर्फ कुछ चने और गुड़ मिला। थानेदार ने जेब के वायरलेस सेट पर अपने किसी सीनियर से बात की और मुझे कमीज़ पहनने का हुक्म दिया। दूर वीराने में सामने सड़क के किनारे बने एक छोटे से कैबन नुमा खोखे वाले ने थानेदार के लिए उबलती दूध पत्ती चाय की और एक चैनक और चंद छोटे पुराने से शीशे के गिलास भिजवा दिए और वहीं दरख्त तले कुर्सी लगाकर थानेदार का दफ्तर बना दिया गया। इन छोटे इलाकों में सदर और वज़ीर आज़म से ज़्यादा थानेदार का क्रॉफर होता है। इंसान ग़ुलाम पैदा हुआ है और सदा ग़ुलाम ही रहेगा, कभी अपनी ख्वाहिशों का और कभी अपने जैसे इंसानों का। थानेदार ने ज़राए करम मुझे भी साए में अपने सामने ज़मीन पर बैठने की इजाज़त दे दी। जब तक रियासतपुर से तुम्हारी बात की तस्दीक नहीं हो जाती तुम ज़ेरे हिरासत रहोगे। वैसे तुम्हारा ये साफ लहजा और बात करने का अंदाज़ मुझे शक में डाल रहा है कि तुम हमसाया मुल्क के कोई जासूस हो। इस इलाके में किसी का लहजा इतना साफ नहीं है और तुम्हारे हुलिये से मेल भी नहीं खाता। ठीक ठीक बताओ तुम कौन हो? मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से कह के लगा कर हंसूँ। कल तक जिस हुलिये और भेस की वजह से ये दुनिया मेरी राह में पलकें बचाती थी, मेरी इज़्ज़त और तकरीब में खड़ी हो जाती थी, मेरी तरफ पीट कर चलने को भी बेअदबी समझती थी, आज वही हुलिया और जोगी का भेस मुझे एक आदी मुजरम साबित करने पर तुला हुआ था। सकीना के हसार से निकलते ही उसकी बरकत और उसके नाम के फैज़ के असरात ख़त्म होना शुरू हो गए थे। मैंने कहीं पढ़ा था 40 मील का फासला ख़ास हिजरत की मुसाफत को मुकम्मल करता है। जैसे 40 दिन का चिल्ला तबलीग या दूसरे रूहानी वामल के लिए बहुत अहम है, शायद कुछ शख्सियात का हसार भी किसी ख़ास शख्स की ज़ात पर 40 के हिस्से से मशरूत हो। मैंने बेख्याली में थानेदार से पूछा, यहाँ से रियासतपुर कितना दूर है? थानेदार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। 65 मील। क्यों? मगर तुम फिक्र ना करो, हमारा वायरलेस पर राब्ता है। अब 1 घंटे भर में तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी।
थाने दार ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे हथकड़ी लगाकर दूसरी आने वाली पुरानी जीप में बिठाकर थाने पहुंचा दिया जाए। उनमें कुछ ताज़ा भर्ती शुदा नौजवान सिपाहियों ने आज तक कोई दहशतगर्द या खुदकुश नहीं देखा था, इसलिए वो मुझे किसी अजूबे की तरह बरत रहे थे। खुदकुश, हम कितने बदकिस्मत माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी लुगत में जाने कब से ऐसे नए लफ्ज़ शामिल होते रहे हैं। खुदकुश, दहशतगर्द, दरअंदाज, इंतहा पसंद, कोई एक अच्छा नया लफ्ज़ भी तो नहीं हमारे मुकद्दर में। सारी दुनिया में इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों की राहत के सामान के लिए दिन रात जुटा रहता है, मगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करना कब सीखेंगे? जब हमारी लुगत में दहशत कुश, मोहब्बत पसंद, सकून, अंदोस नामी लफ्ज़ शामिल होंगे, हम जीना कब सीखेंगे? और ये खुदकुश, एक इंसान खुद को फना करके अपनी ही जैसी दूसरी मखलूक की जान लेने पर कैसे आमादा हो सकता है? काश हम सब जानवर ही पैदा होते तो शायद हैवानियत का ये इल्ज़ाम हम पर ना लगता। अब तो शायद अगर जानवरों को एक दूसरे को इल्ज़ाम देना हो तो उसे इंसान कहकर पुकारते होंगे। मुझे थाने पहुंचा दिया गया। खिलाफ मामूल थाने की इमारत बाहर से बड़ी पुरसकून और ख़ूबसूरत थी। थाने के सामने साफ़ पानी की एक छोटी सी नहर बह रही थी, जो थाने की इमारत के आसपास फैले वसी और रीस और सब सरसब्ज़ खेतों को सैराब करने के काम आती होगी। थाने के पस मंज़र में दूर पहाड़ों पर सूरज की रोशनी ने सोना भिला रखा था। नहर के ऊपर एक छोटा सा ईंटों का पुल था, जो थाने के मरकज़ी चौबी गेट को बाहर की सड़क से मिलाता था, जिसके अकब में थाने की पुरानी मगर अंग्रेज़ दौर की एक पुरशुक्वा इमारत इस्तादा थी। इसी लम्हे मैंने एक अजीब बात महसूस की कि पुल और दीवारें एक जैसी अज्जा और साख की बनी ईंटों से तामीर होते हैं, मगर पुल मलाब का इस्तारा होते हैं, जबकि दीवारें खुफिया जुदाई की अलामत बन जाती हैं। पुल लोगों को मिलाते हैं और दीवारें जुदाइयाँ डाल देती हैं। थाने की ऊंची लंबी दीवारों ने भी मेरे और बाकी दुनिया के दरमियान जुदाई की फसील खड़ी कर दी और मुझे एक हवालाती कमरे में बंद कर दिया गया, जो थाने के सहन में धूप के रुख में बना हुआ था। शायद ये भी कैदी को अज़ियत देने का तरीका हो। हम इंसान अपने जैसे इंसानों को अज़ियत देने के कितने ज़्यादा तरीके ईजाद कर लेते हैं। राहत देने के लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त भी नहीं बचता। शाम ढले तक मैं वहीं हवालात में बैठा आते जाते सिपाहियों और दीगर साइलों को देखता रहा। शाम को असर के बाद एक सिपाही ने कम दूध ज़्यादा पत्ती वाली पतली सी चाय का एक मुझे प्याला पकड़ा दिया। जानते हो दहशतगर्दी की सज़ा क्या है? अगर तुम पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो सीधे सूली चढ़ जाओगे। क्यों खुद को हलाकत में डाल दिया तुमने? लम्हे भर में ही मुझे सकीना की पेशन गोई याद आ गई। तो मेरी फना इस दहशतगर्दी के इल्ज़ाम सूली चढ़ जाने से अबारत करने चली थी ये कुदरत। चलो यूँ ही सही। मैंने तश्मे तसव्वुर से देखा कि थानेदार ने मेरे वर्षा के तौर पर रियासतपुर से शकूरे और मेहरदीन को बुलाकर मैयत उनके हवाले कर दी है, क्योंकि थानेदार को मैं पहले ही रियासतपुर में अपनी जान पहचान का इशारा दे चुका था। मेरे बारे में मज़ीद तो ये कुछ जानते नहीं थे। कुदरत अपने मुसवदे मुकम्मल और किसी भी गलती के भूल से पाक लिखती है। मैंने इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगा ली। काज़ा ने मेरे गिर्द अपना जाल मुकम्मल बुन लिया था। अब तो सुकून ही सुकून था। मैंने आंखें मूंद ली और नाज़ियदा छमसे मेरी बंद आँखों के पर्दे पर आ बैठी। काश मैं एक बार उसे देख पाता। मेरा दिल किसी नादान बच्चे की तरह मचल सा गया, जैसे नंगे पाँव फटे पुराने कपड़ों वाले बच्चे अपनी खाली जेबों का एहसास लिए दिल को अच्छी लगने वाली महंगी चीज़ें किसी दुकान के बंद शीशों से पहरों लग कर तकते हैं ना। मैं भी तो तुमको यूँ ही मोहसन अक्सर तकता रहता हूँ। मैं भी उसी खाली जेबों वाले बच्चों की तरह उसे एक बार तकने की आस में जाने कब दीवार से टेक लगाए सो गया। मुझ जैसों के लिए ये नींद और ख्वाब कितनी बड़ी नेमत है। बेदारी में कुछ ना पाने वाले अक्सर ख्वाबों में मुरादें पा लेते हैं। मेरी मन्नत भी ख्वाब में पूरी हो गई। मैंने उसकी आर्ट गैलरी में उसके सामने बैठा हुआ था और वह हस्बे मामूल अपने कोमल हाथों की जादूगरी से मेरे मुजस्मे में जान डाल रही थी। मुझे तो वो खुद हमेशा की तरह एक मुजस्मा लग रही थी। हम दोनों खामोश थे। दुनिया की किसी ज़ुबान या डिक्शनरी का कोई लफ्ज़ भी तो ऐसा नहीं जहाँ हम दोनों की दिल की बातों को किसी बोली में ढालकर मुंतकिल कर सकता हो। ऐसी सूरत में सिर्फ नज़र ही नज़र के लिए ज़ुबान का काम देती है।
میں نہ جانے کتنی دیر اس کے ساتھ نظر کی یہ بولی بولتا رہا اور پھر کسی نے مجھے زور سے آواز دے کر اٹھا دیا۔ چل بھائی ملنگ بادشاہ، تھانے دار صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے ہتھکڑیوں سمیت تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے سے چند دیگر پولیس افسر کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار خود ایک جانا مؤدب سا کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بیٹھے ہوئے افسر خصوصی طور پر کہیں اور سے یہاں آئے تھے۔ سب نے مجھے غور سے دیکھا۔ میرے چند خاکے بنائے گئے اور پہلے سے لائے گئے چند خاکوں اور تصویروں سے میرا حلیہ جوڑا گیا۔ پھر ایک افسر نے، جو عہدے میں ایس پی تھا، مجھ سے پہلی بار براہ راست بات کی۔ ریاست پور سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ تم نے کچھ مہینے وہاں بستی سے باہر درخت تلے گزارے تھے۔ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ میں دھیرے سے مسکرایا۔ فقیر کا کوئی ٹھکانہ کب ہوتا ہے صاحب؟ اس سے پہلے شکر گڑھ کے ریلوے پلیٹ فارم پر ڈیرا تھا، اور اس سے پہلے کہیں اور ویرانہ ٹھکانہ تھا میرا۔ اب آپ کی یہ حوالات ہیں۔ ایس پی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر تمہارا یہ لب و لہجہ، یہ اعتماد، یہ تمہارے حلیے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ ہمیں الجھا رہا ہے تمہارا یہ اعتماد۔ میں جانتا ہوں جن جگہوں کا تم نے ابھی نام لیا، تم نے ضرور وہاں وقت گزارا ہوگا، مگر آخر تم ہو کون؟ تمہارا شناختی کارڈ بھی تو نہیں ہے جسے تمہاری پیدائش وغیرہ کا ریکارڈ دیکھا جا سکے۔ میں نے کمرے میں بیٹھے باقی سب لوگوں پر گہری نظر ڈالی۔ حیرت کی بات ہے، کوئی اگر آپ جیسی کوتوالی کے سامنے بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے، اس کی آواز کانپے، تب بھی آپ لوگ اس پر جھوٹا ہونے کی تہمت لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بنا گھبرائے اپنا مدعا بیان کر دے، تب بھی آپ لوگوں کو اس کا یہ اعتماد مشکوک لگتا ہے۔ آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں، اپنی تفتیش پوری کریں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میرے لیے اب سلاخوں کے پیچھے یا زندان سے باہر ہونا ایک جیسا ہے۔ میں دونوں طرف ہی قید رہتا ہوں۔ آپ اطمینان سے اپنی تسلی کریں۔ میں خاموش ہوا تو سب کے تنے ہوئے چہروں پر مزید کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ ایس پی نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی جو میرے موجودہ حلیے سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ ہمیں اس شخص کی تلاش ہے۔ یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی کے بہت سے منصوبوں پر عمل کر چکا ہے، اور ابھی تک وہ معصوم لوگوں کے جان کے در پہ ہے۔ تمہارا حلیہ اور تمہاری ادھوری کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم یہی دہشت گرد ہو، جس کے نہ جانے کتنے نام اور بحروپ ہیں۔ یہ بھی تمہاری طرح بہت سے علاقوں میں جوگی، فقیر یا ملنگ کے حلیے میں گھومتا رہتا ہے، اور موقع پاتے ہی اپنا کام کر جاتا ہے۔ سینکڑوں معصوموں کو دھماکوں میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہے یہ۔ اب تک لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی پوری شناخت واضح کر دو، ورنہ ساری عمر انہی سلاخوں کے پیچھے پڑے سڑتے رہو گے۔ اس کا لہجہ اور سب کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی حال میں میری شناخت جانے بنا وہاں سے مجھے جانے نہیں دیں گے۔ مگر میں انہیں کیا بتاتا؟ میں جس شناخت سے ساری عمر بھاگتا رہا، وہ ایک بار پھر میرا مذاق اڑانے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہونے کو تیار تھی۔ میں نے پولیس والوں کو پھر وہی جواب دیا کہ میری شناخت بھکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر وہ بلا کب ماننے والے تھے۔ مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا، اور اگلے روز مجھے ضلع کی بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ میری تصویریں کھینچ کر اخبار اشتہار کے ذریعے علاقے میں منادی کروا دی گئی کہ علاقہ پولیس نے ایک مشکوک کو دہشت گردی کے شبے میں پکڑا ہے، کسی کو اس کے بارے میں اطلاع ہو تو آ کر پولیس سے ملے۔ اگلی صبح سب سے پہلے مجھے شکورے اور مہر دین کی آوازیں سنائی دی۔ پولیس والے انہیں دو جاہل دیہاتی بوڑھے سمجھ کر دھتکار رہے تھے، جبکہ وہ دہائی دے رہے تھے کہ پکڑا جانے والا کوئی دہشت گرد نہیں، ان کا جوگی سائیں ہے۔ مگر وہاں کوئی ان کے سننے والا نہیں تھا۔ پولیس والوں نے صبح ہی میری انگلیوں کے نشانات لے کر جانچ کے لیے بڑے شہر بھجوا دیے تھے۔ شکورے اور مہر دین کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملاقات کی اجازت ملی تو وہ دونوں رو پڑے۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ شاید میں وہ نہیں ہوں جو تم دونوں مجھے سمجھ رہے ہو، اور پھر تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ سکینہ کا دیکھا ہوا ہر خواب سچ تعبیر ہوتا ہے۔ شاید اس خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دونوں میرے ہاتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھ پکڑ کر روتے رہے، اور ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔
शकूरे ने जाते जाते मुझे बताया कि जिस दिन से सकीना ने वो ख्वाब देखा है तभी से वो दुआ के लिए हाथ जोड़े बैठी है और अपने रब से हर घड़ी रो रो कर सिर्फ यही दुआएं मांग रही है कि साईं को कुछ ना हो, साईं जी को इन सब की उम्र लग जाए मगर साईं की आने वाली फना टल जाए। और फिर अगली सुबह चाय पहुंचाने वाले संतरी ने आकर ज़ोरदार अंदाज में सलाखें खड़खड़ाईं। उठ जाओ मलंग बादशाह, तुम्हारी रिहाई का परवाना आ गया है। मैं हैरान हवालात से बाहर निकला तो थानेदार ने मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया। इस बार उसका लहजा बहुत नर्म और माज़रत ख्वाहाना था। माफ़ करना फ़कीरो, हम भी इंसान हैं, ड्यूटी करते वक्त ऊंच नीच हो जाती है। हमारा काम ही ऐसा है, शक के ऊपर हमारे यकीन का किला खड़ा रहता है, उसके बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। आप इतनी वजाहत क्यों पेश कर रहे हैं? मैंने तो हल्की सी शिकायत भी नहीं की। थानेदार ने चाय वाले लड़के को चाय नाश्ता मेज़ पर सजाने का इशारा किया। तुमने कोई शिकायत या गिला नहीं किया, इसी बात ने मुझे मज़ीद शर्मिंदा कर रखा है। हम जिस दहशतगर्द की तलाश में थे उसे करत सरहद के करीब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर आई है। अब तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, मगर पहले नाश्ता कर लो। मेरा दिल उस वक्त भी खाने पीने का नहीं था, मगर थानेदार का दिल रखने के लिए मैंने चाय के चंद घूंट हलक से उतारे और जाने के लिए खड़ा हो गया। थानेदार मेरे साथ बरामदे तक आया। कहाँ जाओगे? कोई मंजिल नहीं है, मेरे जहाँ कदम उठेंगे उसी तरफ निकल जाऊँगा। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। थानेदार मुझसे मज़ीद कुछ पूछना चाहता था मगर भी कुछ सोचकर खामोश हो गया। शायद तुम्हें अपने मुतल्लक बात करना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अकरम खान नाम है मेरा। कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो याद रखना। और हाँ, कल जो देहाती तुम्हारे हक़ में गवाही देने के लिए आए थे, अगर वो दोबारा आए तो उन्हें क्या बताऊँ? मैंने पलट कर थानेदार की तरफ देखा। उनसे कहिएगा यहाँ पर फना होना मेरे नसीब में नहीं था। जहाँ लिखी होगी वहाँ खुद पहुँच जाऊँगा। मेरी तलाश में भटकने की कोशिश न करें। मैं अकरम खान को वहीं हक्का बक्का छोड़कर थानेदार की चार दीवारी से बाहर निकल आया। फिर वही पुल और वही दीवारें। मैं कस्बे की तरफ जाती पगडंडी की मुखालफ सिमत में चल पड़ा। रास्ते में बादलों ने मुझे तन्हा चलते देखकर आपस में कुछ सरगोशियाँ की और फिर सारे बादल ज़ोर से गड़गड़ाकर हंस पड़े। शरीर बूंदे एक बेघर बेचारे के साथ आंख मचोली का खेल खेलने के लिए बादलों की गोद से एक एक करके ज़मीन की तरफ लपकने लगी। बादलों ने बंजारे को भीगते देखकर एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और अपनी झोली में बंद सारी शरारती बूंदें मुझ बेचारे पर बरसा दी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वीराने में बरसती बारिश की बूंदों की बोली कोई सुने तो उसी बारिश की तन्हाई पर भी प्यार आ जाए। वो मेरे साथ साथ चल रही थी, मुझसे अटकेलियाँ और ज़िद कर रही थी कि मैं भी दूसरों की तरह उनके शोर से घबरा कर किसी दरख्त या ऊँट की पनाह तलाश कर लूँ। मगर मैं नहीं रुका, भीगता रहा। मैं बहुत दूर तक यूँ ही चलता रहा। वो बहुत देर तक मुझे याद आती रही और उस अजनबी वीराने के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। ये शायर भी कैसे कैसे ख्याल जोड़ लाते हैं अपनी तख़य्युल की कशमाती दुनिया से। ज़िंदगी के हर कदम पर हमें उनके बोल किसी न किसी तौर पर अपने हाल से जुड़े महसूस होते हैं। घंटा भर भीगने के बाद मुझे सर्दी लगने लगी थी, मगर न जाने में कहाँ था, ये कौन सी जगह थी। शाम ढलने वाली थी। कुछ देर बाद किसी बैलगाड़ी वाले ने मेरे करीब से गुजरते हुए मुझे आवाज़ लगाई, कहाँ जा रहे हो सूफियो, मैं पहुँचा दूँ? मैंने उस दयावान से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? वो कोई पुराना लतीफ़ा याद करके ज़ोर से हंसता। रास्ता तो कहीं नहीं जाता, यहीं पड़ा रहता है दिन भर फ़कीरो, बस मैं ही आता जाता रहता हूँ। मुझे उसकी ज़िंदा दिली अच्छी लगी। इस दौर में भी अगर कोई अपने मन की उलझने बुलाकर लबों पर एक हल्की सी मुस्कान बरकरार रख सकता है तो यकीनन वो दिल वाला है। बैलगाड़ी ने मुझे पक्की सड़क तक पहुंचा दिया, जहां से इक्का दुक्का सवारियां गुजर रही थी, मगर मेरी हालत सर्दी लगने की वजह से बिगड़ती जा रही थी। रात ढलने से मुझे बुखार हो चुका था। किसी बस वाले ने तरस खाकर मुझे बैठा लिया और बिना पूछे एक वीरान से रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। शायद वही बस का आखिरी स्टॉप था। साथ ही इसने स्टेशन के एक चपरासी को मेरा ख्याल रखने का भी कह दिया। बुखार ने मेरे हवास इस बुरी तरह मुतासर किए थे कि मैं खुद कोई फ़ैसला लेने के काबिल ही नहीं रहा था।
ریلوے اہلکار نے میری حالت دیکھی تو مجھے کسی بڑے شہر جاتی ریل گاڑی پر سوار کروا دیا اور ٹی ٹی سے درخواست کی کہ مجھے شہر پہنچتے ہی کسی کلی یا مزدور سے کہلوا کر شہر کے بڑے ہسپتال پہنچا دیں۔ 2 دن کا طویل سفر میرے ہوش اور بے ہوشی کے وقفوں میں یوں گزرا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ گاڑی رکی تو میں ابھی ٹی ٹی کو بنا بتائے لڑکھڑاتا ہوا پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ میں مزید لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تھکن کے مارے میرا برا حال تھا اور غنودگی کے غلبے نے مجھے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جب آنے اور جانے والے مسافروں کی بھیڑ چھٹی تو میری نظر پلیٹ فارم کی گھڑیال کے ساتھ لگے جلتے بجھتے برقی بورڈ پر پڑی جس کے اوپر شہر کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے اندر یکدم شدید اور کان پھاڑ دینے والا شور سا اٹھا، جیسے میری روح کے سارے تار ایک ہی جھٹکے میں کسی نے جھنجھنا کر رکھ دیے ہوں۔ یہ تو میرا اپنا شہر تھا، ہاں وہی شہر جہاں میں پیدا ہوا تھا، وہی شہر جہاں وہ کوچہ جانا تھا، جہاں وہ رہتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے اور پلیٹ فارم سے نکلتی ایک گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کی، مگر میں لڑکھڑا کر وہیں گر گیا۔ کسی کلی نے آخری وقت پر مجھے سنبھال لیا، ورنہ شاید میں ٹرین کے نیچے آ کر کٹ جاتا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ تماشا کہیں بھی ہو تماشا بین مل ہی جاتے ہیں، ویسے بھی ہمیں تماشا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ سب مجھے بری طرح جاڑ پلا رہے تھے اور اس حماقت پر ڈانٹ رہے تھے۔ کسی نے مجھے خودکشی کے ارادے کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دینے کا مشورہ بھی دیا۔ خودکشی بھی کتنا عجیب جرم ہے۔ جرم کا ارادہ ہو یا اگر جرم نامکمل رہ جائے تو اس کے لیے کڑی سزا ہے، مگر یہی جرم اگر مکمل ہو جائے تو دنیا کا ہر قانون اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کسی شناسا کی آواز ہجوم میں ابھری، ہٹو دور یہاں سے، جاؤ اپنا کام کرو تم سب لوگ۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔